एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुयापा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, टेक एंड मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो कि आपको नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाएंगे, वो कोर्सेज हमारे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप 1-to-1 और मोर डिटेल्ड कोर्सेज अगर करना चाहते हैं, और आपके एनआईएसएम के एग्जाम्स हैं, प्लस स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एग्जाम है, या जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम को अगर आप लेना चाहते हैं, उसके स्किल्स पे आप काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे एजुआपा ऐप को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज को आप बाई भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एनआईएसएम 8 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। देखिए, हमारे इंडिया में आप सभी को पता होगा कि जो इंडेक्स है वो दो इंडेक्स हैं, एक एनएससी एंड दूसरा बीएससी। मुझे लगता है इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी। एनएससी और बीएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका 1994 में जब एनएससी आया, ठीक है, तो उसने अपना इंडेक्स लॉन्च किया। ठीक, इंडेक्स के बारे में ही अभी हम जानेंगे कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स किसी भी मार्केट का एक बेंचमार्क होता है। ठीक है, किसी भी मार्केट का एक बेंचमार्क होता है। जैसे इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में जो इंडेक्स है वो दो इंडेक्स हैं, आपका एक एनएससी एंड दूसरा बीएससी। एनएससी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी में आपके 50 शेयर्स हैं और बीएससी में आपके 30 शेयर्स हैं। जो एनएससी में लिस्ट है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। ठीक है, और जो बीएससी में लिस्टेड है उसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, जिसमें 30 शेयर्स हैं। अब आते हैं इंडेक्स होता क्या है बेसिकली। इंडेक्स कुछ नहीं होता है। इंडेक्स बेसिकली एक बेंचमार्क होता है, एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर। स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर होता है आपका, जो किसी भी कंट्री के जो भी आपका डेटा आ रहा है, जितने भी किसी कंट्री में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है प्लस सर्विस सेक्टर्स हैं, तो उन सबको कॉम्बिनेशन करके कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कुछ सेक्टर जैसे ऑटो के से सेक्टर होंगे, कुछ पावर से होंगे, पावर सेक्टर होंगे, कुछ आपके मेटल सेक्टर होंगे, ठीक, कुछ बैंकिंग सेक्टर होंगे। तो इन सब सेक्टर्स में से कुछ स्टॉक्स को निकाला जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है, और उन सबको क्लब करके 50 स्टॉक्स का जो पूल मैं बता रहा था अभी, निफ्टी निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स का एक पूल बनाया जाता है, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल ऑफ, डिवाइड कर दिया जाता है इन 50 स्टॉक से, मतलब उनका पूरा मार्केट कैप निकाला जाता है और 50 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक इंडेक्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आपका, यहाँ पे 50 का अगर देखें तो निफ्टी। ठीक है, एनएससी में देखें, इसी तरीके से बीएससी में भी किया जाता है। तो यही हो गया। अगर हम आपको सिंपल शब्दों में बोले कि हर अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को निकाल करके किसी भी मार्केट में, इंडिया में जैसे निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, उसी तरीके से यूएस में डॉ फ्यूचर है, तो वहां पे भी अलग अलग सेक्टर से निकाला गया और एक बेंचमार्क बनाया गया। बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री का ग्रोथ कैसे नापा जा रहा है, वो उसके स्टॉक मार्केट पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। तो अगर उसका स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, मतलब कि उसके सभी सेक्टर्स, क्योंकि उन्होंने सभी सेक्टर से कुछ कुछ अच्छे स्टॉक्स निकाले हैं, तो सभी सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तभी उनका स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। और अगर उनका स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है मतलब कि उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो इसी को इंडेक्स कहा जाता है, कि वो एक आपका पैरामीटर है, इंडेक्स है। ठीक, वो बेंचमार्क आपका इंडेक्स है। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। और हर कंट्री का अपना अलग अलग बेंचमार्क होता है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया में निफ्टी 50 सेंसेक्स है। इसी तरीके से आपका चाइना में अगर आप जाएं तो आपका संघाई है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसका वो भी इंडेक्स है। और इसी तरीके से अमेरिका में देखें तो डॉ फ्यूचर है, ठीक है, और उनका आईटी का इंडेक्स देखा जाए तो नैस्डैक है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है और मतलब क्यों होता है, इंडेक्स क्या काम करता है किसी कंट्री के
सभी सेक्टर्स का एक क्लब पूल बनाया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि अगर उनका इंडेक्स ग्रो कर रहा है तो मतलब उनके सेक्टर्स भी आपस में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। An index is a portfolio of securities that represent a particular market or portion of the market। जो हम लोगों ने पढ़ा, रिप्रेजेंट करता है मार्केट को या पोर्शन ऑफ मार्केट। Each index has its own calculation methodology and usually is expressed in terms of change from base value। ठीक है, कौन कौन सी मैथोलॉजीज है वो तीनों नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट एंड पर्टिकुलर सेक्टर। इट सर्व्स अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। इट यूज्ड एज एन अंडरलाइन फॉर द फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। केवल निफ्टी 50 या आपके सेंसेक्स ही नहीं है हमारे इंडिया में। जैसे ऑटो सेक्टर्स को क्लब करके एक पूल बना दिया गया, उसे ऑटो इंडेक्स बोला गया। उसी तरीके से ऑयल सेक्टर्स और गैस सेक्टर्स को लिया गया तो उसे एनर्जी इंडेक्स बनाया गया। उसी तरीके से मेटल इंडेक्स भी है, डिफेंस इंडेक्स भी है। तो अलग अलग इंडेक्स जो इंटरनली है, मतलब है हमारे निफ्टी 50 में का जैसे पूल बनाया गया है, वैसे उन लोगों का उसी सेक्टर को लेकर के पूल बनाया गया। निफ्टी 50 में सभी सेक्टर को क्लब किया गया अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुन के, लेकिन आपका जो पार्टिकुलर सेक्टोरियल इंडेक्स बनाया गया उसमें उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और कोई स्टॉक्स नहीं है। ये डिफरेंस है आपका सेक्टोरियल इंडेक्स में और आपका एक किसी कंट्री के इंडेक्स में। कंट्री के इंडेक्स में हर सेक्टर से उठा के स्टॉक्स डाला गया है बिना पार्शियलिटी के, क्योंकि वो हर सेक्टर को, ऐसा नहीं कि केवल ऑटो का हमने ले लिया, बैंकिंग का नहीं लिया, हमें सबके अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेने और 50 स्टॉक्स का पूल बनाना है अगर हमें अपने इंडियन पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और अलग अलग प्रेजेंट करना है सेक्टोरियल, तो आप ऑटो सेक्टर में अच्छे ऑटो के स्टॉक उठा लो, बैंकिंग में आप बैंकिंग के स्टॉक उठा लो। ठीक है, तो वो आपके अलग अलग सेक्टोरियल हो गए, मतलब सेक्टोरियल इंडेक्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। In this method of calculation, each stock is given weight according to its market capitalization. So, higher the market capitalization of the constituent, higher is its weight in the index. Popular indices in India, Sensex and Nifty were earlier designed on market capitalization weight method. देखिए, अभी अगर हम बताएं आपको, तो जो इंडिया का जो मार्केट है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये निफ्टी है ये सेंसेक्स है, अगर अभी देखा जाए तो अभी जो जिस पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं वो आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स है। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो आपको यही आंसर करना है। और जो ऊपर बता रहा है इसमें क्या होता है कि जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आपका सपोज करिए कि रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस का मार्केट कैप 220 करोड़ का, एग्जाम्पल बहुत कम बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ठीक है, और वहीं पे आपका आईटीसी का शेयर है जिसका मार्केट कैप सपोज करिए 500 करोड़ है। हालांकि गलत फिगर दे रहा हूं लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, निफ्टी, आप देखते हो ना कभी कभी न्यूज में कि निफ्टी में इतने मतलब कि बढ़ने में कंट्रीब्यूशन देने वाले इतने स्टॉक्स हैं, गिरने में कंट्रीब्यूशन करने वाले इतने स्टॉक्स हैं। तो ये कभी कभी आपको न्यूज में आता होगा। तो ये कैसे एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो सपोज करिए रिलायंस इतने है और आईटीसी 500 करोड़ का है। अब आईटीसी का जो स्टॉक है वो 2% गिर गया। ठीक, तो 2% अगर ये गिर गया 500 करोड़ में, तो इसका वेटेज ज्यादा होगा गिरने के लिए, और रिलायंस 1% बढ़ा है। ठीक है, तो अब ओवरऑल वेट देखें तो ये कहा, ये 500 करोड़, अगर 500 करोड़ में 2% ये डाउन हुआ तो इसकी गिरावट ज्यादा है इस कंपैरेटिवली इसके बढ़त में। तो जो फिगर आएगा फाइनल फिगर वो आएगा माइनस में, तो इसीलिए निफ्टी माइनस में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से पूरे 50 स्टॉक्स का जो कैलकुलेशन होता है, तो वो पार्टिकुलर आपके मार्केट कैप के बेसिस पे अगर किया जाए तो मार्केट कैप में कितना बढ़ा और कितना घटा उनको पूरा वेटेज एवरेज किया जाता है, और फाइनल में निफ्टी दिखाया जाता है कि 125 पॉइंट प्लस है या 125 पॉइंट माइनस। तो वो कैलकुलेशन ऐसे होती है कि पूरा मार्केट कैप का देखा जाता है कि मार्केट कैप के बेसिस पे कितना अप एंड डाउन है, उनको पूरा वेटेज एवरेज किया जाता है। तो ये आपका जो इंडिसेस होता है, ये आपका जो इंडिसेस होता है, कैलकुलेशन होता है, ये आपका कैलकुलेशन वेट अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। पहले जब बनाया गया था इंडिसेस इन इंडिया, सेंसेक्स एंड निफ्टी वर अर्लियर डिजाइन ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन
वेटेड मेथड, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब ये केवल फ्री फ्लोट पे काम करते हैं, इंडिया का जो मार्केट है, ठीक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट भी फ्री फ्लोट बेसिस पे काम करने लगा। तो ये चीज है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स क्या होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स मतलब ये होता है कि किसी कंपनी का शेयर का कितना परसेंट आपका ट्रेडेबल है। ठीक है, सपोज करिए कि एग्जांपल लेता हूँ, फिर से आईटीसी का एग्जांपल ले लेता हूँ और रिलायंस का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक, अब आईटीसी का प्रोमोटर्स ने 70% अपने पास रखा हुआ है, मार्केट में केवल 30% ट्रेड कर रहा है। जो शेयर है जिसपे हम लोग खरीद बाई कर रहे हैं वो केवल 30% है, बाकी 70% प्रमोटर प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। वो उतना ही शेयर आईपीओ में लाते हैं जितने का उनको मार्केट से रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो कैश रिच है, उन्हें नहीं चाहिए कि ज्यादा पैसा मार्केट से चाहिए, हम खुद अपना सारा कंट्रोल चाहते हैं, तो अपनी होल्डिंग को ज्यादा बना के रखते हैं कि पब्लिक के हाथ में सब कुछ ना है, हमारे हाथ में ज्यादा चीजें रहें। तो आईटीसी। अब वही रिलायंस है, रिलायंस का सपोज करिए 50%, सॉरी 50% में तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो अपने पास स्टेक रखेगी। 40% मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक, 50% मार्केट में ट्रेड हो रहा है, 60% इसके प्रमोटर प्रमोटर के पास है। तो जिसका मार्केट फ्री फ्लोट ज्यादा है, ठीक है, उसके उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे उनका भी एवरेज निकाला जाता है। उनके कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, घट या बढ़ रहा है या कितना ट्रेड हो रहा है। तो फ्री फ्लोट के बेसिस पे आपका जब इंडेक्स बनाया जाता है, तो वो जो इंडेक्स का मेथड होता है उसे बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, आईटीसी का वेटेज 30% है, रिलायंस का वेटेज 40% है। ठीक है, 40% ज्यादा मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो अगर चूज करना होगा इन दोनों में से, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसको लिया जाएगा कि इंडेक्स में पहले इसको चूज करो क्योंकि इसका फ्री फ्लोट ज्यादा है। सेकंड नंबर पे ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप देखते होगे कभी कभी कि कौन से स्टॉक्स को निफ्टी में एंट्री की गई, कौन से स्टॉक्स को निफ्टी से बाहर निकाल दिया गया, वो इन्हीं सब के रीजनों की वजह से होता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ परफॉर्मेंस या कुछ एलिगेशंस भी होते हैं, तो वो भी उन वजह से भी उन्हें एग्जिट या एंट्री दी जाती है। तो ये आपका हुआ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब पढ़ लेते हैं। इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड डिफरेंटली अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। मार्केट हैज स्टार्टेड टू सेग्रीगेट दिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रेडीली अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग और व्हाट इज नॉट। कौन सा स्टॉक अभी तुरंत अवेलेबल है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में फ्री फ्लोटिंग में, और कौन नॉट नहीं। तो ज्यादा होगा तो उसको उठाया जाएगा, बाकी का नहीं। द वन अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रेडिंग इज कैटेगराइज्ड एज फ्री फ्लोट, मतलब कि वो फ्री है मार्केट में फ्लोट करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए वो फ्री है, तो उसे उठा लो मार्केट में, हमारे इंडेक्स में ले आओ। एंड व्हाट इट वी कंप्यूट द इंडेक्स बेस्ड ऑन वेट ऑफ द ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। तो फ्री फ्लोट में आपका पूरी कैटेगरी डिसाइड की जाती है, उनके प्रोपोर्शनेटली सबको एक चार्ट में लिया जाता है, उनकी कैलकुलेशन की जाती है और नंबर ऑफ जो भी शेयर्स हैं उस बेंचमार्क में, जैसे 50 या निफ्टी 50 में, तो उनको डिवाइड किया जाता है, तो वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स का कैलकुलेशन उससे हो जाता है। तो कैलकुलेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो कभी आप सीएफए या सीएफपी अभी कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको दिखेगा, तो इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। प्राइस वेटेड इंडेक्स, इसमें क्या होता है, स्टॉक के प्राइस को लिया जाता है। ठीक है, इट इज अ स्टॉक इंडेक्स विच ईच स्टॉक इन्फ्लुएंस्ड इन द इंडेक्स ऑन द प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस। स्टॉक विद अ हायर प्राइस विल बी गिवन मोर वेट एंड देयरफॉर विल हैव द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स में मतलब किसी स्टॉक्स का प्राइस सडन इंक्रीज होता है या ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके बेसिस पे उस इंडेक्स को कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो आपके प्राइस के बेसिस पे जो वेटेड इंडेक्स निकाला जाता है उन्हें हम लोग प्राइस वेटेड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, और इक्वल वेटेड इंडेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, सभी का, कोई भी किसी से भेदभाव नहीं है। आईटीसी को भी सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन समझा जाएगा, ठीक है, सेम वेट दिया जाएगा कि अगर 50 शेयर्स हैं, ठीक है, किसी उसमें, और उन 50 को सबको इक्वल लेवल पे वेटेज दिया जाएगा, उस इंडेक्स की कैलकुलेशन में इक्वल लेवल का वेटेज दिया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट कैप, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टॉक होल्डर्स। इससे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 50 है तो जैसे 50 को सबको 2-2% दिया जा रहा है, तो वो आपका इक्वल वेट दिया जा रहा है सबको। तो इस तरीके के जो इंडेक्स होते हैं उसे इक्वल वेटेड इंडेक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? प्राइस वेटेड इंडेक्स का फॉर्मूला आप देख सकते हो, इररिलेवेंट है, इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके लेवल पे कभी आएगी ही नहीं। ठीक है,
तो अगर कोई पूछे फॉर्मूला ही आ सकता है, तो प्राइस वेटेड इंडेक्स इज सम ऑफ स्टॉक प्राइस इन इंडेक्स, मतलब कि सभी स्टॉक्स के प्राइजेस को ले लो। आईटीसी 200 रुपया चल रहा है, उसको बाई कर लो, उसको उसका प्राइस ले लो। टाटा मोटर 700 चल रहा है, उसका उसका प्राइस 700 लो, प्लस करते जाओ सबको। उसके बाद डिवाइड कर दो 50, इंडेक्स में 50 शेयर है तो 50 को, इंडेक्स में 30 शेयर है तो 30 को, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अ गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अब क्या क्या खूबियां होनी चाहिए एक अच्छे मार्केट इंडेक्स के लिए, तो वो बताई गई हैं। इट शुड रिफ्लेक्ट इन द मार्केट बिहेवियर। ये मार्केट बिहेवियर इसका जो है, जो भी होगा वो आपका दिखना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी, इसका मतलब ये बिहेवियर क्या है कि जैसे स्टॉक्स वगैरह इम्पैक्ट करते हैं, प्राइस अप एंड डाउन करते हैं, उसकी वजह से इंडेक्स भी उसी हिसाब से चलना चाहिए, ये बिहेव करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस टू एनी मार्केट पार्टिसिपेंट। अब ये जो भी चीजें हैं, ये जो भी आपका कंप्यूटेशन है, ये आपका किसी थर्ड पार्टी से कराना चाहिए जो कि किसी भी तरीके से बैश्ड ना हो उस कैलकुलेशन को लेने में। ऐसा नहीं कि कोई बंदा है, उसकी अच्छी खासी मेजर होल्डिंग आपकी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में है और वो अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है कि इसी स्टॉक्स को इंक्लूड करना है मुझे इंडेक्स में, तो वो बैश्डनेस नहीं होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट पर्सन को लेना चाहिए और उसे ही उसका चुनाव करना चाहिए, मतलब कि वही उनको सिलेक्ट करे जो इंडिपेंडेंट हो, उसकी कोई बायसनेस ना हो स्टॉक्स में। तीसरा, इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड। और ये जो है, इनका एक पैरामीटर होना चाहिए और वो पूरा मेंटेन होना चाहिए। कोई भी स्टॉक्स अगर उस दायरे में नहीं आता है, उन चीजों को फुलफिल नहीं करता है एक टाइम होरिजोन के बाद, तो उसे तुरंत वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये चीजें आपकी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी इंडेक्स में होनी चाहिए। अब आते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट को समझने के लिए सिंपल सी चीज मैं बोलूंगा कि कभी आप जाइएगा, ठीक है, बाई और सेल में, कभी आप जाइएगा तो कोई भी स्टॉक उठाइएगा, ठीक है, जैसे कोई भी स्टॉक है, तो आप देखोगे, आप अगर उसे बाई करना चाह रहे हो तो 120 रुपए 30 पैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसका जो प्राइस होगा 120 रुपया 20 पैसा। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो 10 पैसे का डिफरेंस होता है, ये जो कॉस्ट होता है, इसको बोलते हैं आपका इम्पैक्ट कॉस्ट। अब जिनमें वॉल्यूम अच्छा है, जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा है, उनका इम्पैक्ट कॉस्ट कम होता है, जैसे 10 पैसा 5 पैसे का डिफरेंस होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जिनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। बीएससी में बेसिकली आपको मैक्सिमम ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें वॉल्यूम काफी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डिफरेंस मिलेगा जैसे 120 रुपया 30 पैसा। अब दूसरा सेल करने के लिए है 130 रुपया आपका, अ, आप बाई करने चलो तो इतने, सॉरी, बाई करने चलो तो 130 रुपया 30 पैसा, और बेचने के लिए चलो तो 120 रुपया 10 रुपया। तो इतना मेजर डिफरेंस होता है, इतना बड़ा गैप होता है, तो ये भी इम्पैक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। कभी आप एक बॉन्ड का मार्केट का टर्मिनल पे अपनी ओपन करिएगा, मोबाइल ऐप पे किसी बॉन्ड का बाई और सेल रेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो डिफरेंस होता है बायर और सेलर के बीच में, उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। ये बहुत सिंपल सी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और नहीं क्लियर हुई है तो अब मैंने बोला है, अब एक मोबाइल एप्लीकेशन खोल के कोई भी शेयर को देखिएगा लाइव मार्केट में, और देखिएगा कि बायर और सेलर में डिफरेंस होता है कि नहीं होता, ठीक है। वही डिफरेंस को इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट मेजर एंड मार्केट वेयर द लार्ज ऑर्डर आर एग्जीक्यूटिव विदाउट मूविंग द प्राइस। लिक्विडिटी वही वॉल्यूम और लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब कि बायर सेलर अगर उसमें अच्छे से अवेलेबल है तो कम इम्पैक्ट कॉस्ट रहेगा, और ज्यादा है, सॉरी, अगर बायर सेलर अच्छे से अवेलेबल है ज्यादा क्वांटिटी में और वॉल्यूम भी है, तब तो उनमें इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत कम होगा। अगर बायर सेलर बहुत कम है तो ऐसे में आपका जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट में। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड रिवीजन प्रोसेस इज जनरली डन बाय ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इट इंक्लूड्स इंडेक्स कंस्ट्रक्शंस, इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। जो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है और रिवीजन प्रोसेस है, जनरली किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के थ्रू किया जाता है। ये इंक्लूड रखता है इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन को, कि कब चेंजेस करनी है, एग्जिट करनी है, कब उनके मार्केट कैप को मेंटेन करना, और साथ ही साथ अगर कोई इंडेक्स में रिवीजन करना है तो वो सारी चीजें भी इन्हीं का काम होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस, इंडेक्स फंड। अब देखिए, अब मैंने आपको इंडेक्स बता दिया, ठीक है। तो अब वो इंडेक्स अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि ऑटो का इंडेक्स है, ठीक है, हमारे पास बैंकिंग का इंडेक्स है,
तो वो अलग अलग जो सब कैटेगरीज है, निफ्टी में तो सभी में से कुछ ना कुछ स्टॉक्स को लेके रखा गया है निफ्टी 50 में, लेकिन हर सेक्टर के अपने अलग अलग इंडेक्स होते हैं, तो उन इंडेक्स को लेकर के कुछ फंड बनाए जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एचडीएफसी का डिफेंस फंड है। इसी तरीके से आपका गोल्ड फंड भी होता है जो गोल्ड में उस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, ठीक। तो आपके अलग अलग इंडेक्स होते हैं, तो उस इंडेक्स के ही स्टॉक्स को लेकर के उनमें से सिलेक्ट करके एक फंड बनाता है, तो उन फंड्स को हम लोग इंडेक्स फंड बोलते हैं, ठीक। तो दिस टाइप्स ऑफ फंड्स इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक इंडेक्स, मतलब उसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू जनरेट रिटर्न्स इक्विवेलेंट टू द रिटर्न ऑन इंडेक्स, मतलब कि उनका काम ये होता है या तो इंडेक्स के आसपास रिटर्न जाए, लेकिन इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना फंड मैनेजर की काबिलियत होती है, क्योंकि अगर इंडेक्स के बराबर ही अगर रिटर्न जनरेट करना है तो लोग बीज खरीद लेंगे। बीज भी आता है एक पर्टिकुलर, जैसे ऑटो बीज होता है, निफ्टी बीज होता है, कि उनका प्रोपोर्शनेटली आपका एक स्टॉक के की तरह एक ट्रेडेड बीज दे दिया जाता है, जिसको बीज बोलते हैं हम लोग, कि बीज आप बाई कर सकते हो एक स्टॉक की तरह। तो उसमें भी वही प्रोपोर्शन में आपका इंडेक्स जैसे बना हुआ है, उसी प्रोपोर्शन में आपका वैल्यूएशन वेरी करती है। अगर वो इंडेक्स 10% बढ़ेगा तो वो भी 10% ही बढ़ेगा। तो अगर फंड मैनेजर ना अपनी काबिलियत दिखाए, अगर अच्छे फंड जनरेट न कर पाए, तो आपका लोग जो आपके बीज हैं उनको ही बाई कर लेंगे, तो फंड मैनेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए फंड मैनेजर अपनी स्किल से जनरेट करना चाहता है कि उसी इंडेक्स को लेकर के हम अच्छा पैसा जनरेट करके दिखा सकें। These funds invest into index stocks in proportion which these stocks exist in the index. अब these fund invest in index stocks in the proportion in which these stock exist in the index. और क्या है इंडेक्स फंड में क्या करते हैं कि जो फंड मैनेजर है उसी प्रोपोर्शन में फंड को अपना जो फंड है उसी प्रोपोर्शन में उसको इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इंडेक्स फंड से चूज करके वो अपने प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे उसे आपका इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, क्योंकि लॉजिक मैंने वही बताया कि क्यों फंड मैनेजर ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा तो लोग वहां से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक। अब आते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव्स। इंडेक्स डेरिवेटिव मतलब कि जो भी इंडेक्स है, जैसे ऑटो इंडेक्स है तो उनका भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक्सपोजर होगा। डेरिवेटिव हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ ही लिया है। उसी तरीके से आपका ऑटो है तो उसका भी डेरिवेटिव अपना अवेलेबल होगा, और इसी तरीके से निफ्टी है तो निफ्टी का फ्यूचर भी डेरिवेटिव आपका अवेलेबल है। इंडेक्स डेरिवेटिव आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट which have the index as the underlying asset. Index options and index futures are most popular derivative contracts worldwide. Index derivatives are useful as a tool to hedge against the market risk. अब किसी ने निफ्टी 20 ले लिया, ठीक है, या सपोज करिए कि किसी ने एक पोर्टफोलियो बनाया निफ्टी के हिसाब से, ठीक है। अब निफ्टी लग रही है कि नीचे जाएगी तो उसके स्टॉक्स तो टूटेंगे, तो उनको हेज करने के लिए वो फ्यूचर सेल आउट कर देता है, जिससे अगर वैल्यू नीचे जाए तो प्रोपोर्शनेटली उसका जो रिस्क एक्सपोजर है वो कम हो जाए, मतलब कि उसको इंडेक्स जो सेल किया है उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। तो ये आपका हेज करने के लिए यूज करते हैं, हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है पिछले क्लासेस में, ठीक है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो फंड जो कि स्टॉक मार्केट में वो आपका स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में बाई सेल करने के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आपके लिस्ट होते हैं, और उन्हें आप बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। एन एक्सचेंज दे हैव नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर other mutual fund as they can be bought and sold on the exchange. Since ETF मतलब इनका short form है, ETF are traded on exchanges, intraday transaction is possible. Further, ETF can be used as basket trading in the terms of smaller denomination and low transaction cost. इनका क्या होता है कि जो impact cost की बात हो रही है कि बहुत low impact cost होता है इनमें, transaction cost काफी कम होता है, और आपका क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट म्यूचुअल फंड में लगता है कि मतलब वो क्या होता है कि फंड मैनेजर को इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक पार्टिकुलर उसमें लगा देते हैं और लोग इस पे बाई और सेल करते हैं। मतलब कि जैसे गोल्ड आपके ईटीएफ है, तो गोल्ड का जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसी पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे, इनका प्राइस भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा। तो ये आपके जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, और इन्हें हम ईटीएफ बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है
बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डेरिवेटिव के बारे में जाना और सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में जाना। अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको लगता है कि आपको और अच्छा समझना है और अच्छे डिटेल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आप हमारे कोर्सेज को लाइव ज्वाइन कर सकते हो। हम आपके हिसाब से कस्टमाइज कोर्सेज भी आपको डेवलप करके देंगे। और हमारे पास स्टॉक मार्केट का स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करेंगे, जो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एज व्यापा पर मिलेंगे। और आपकी लर्निंग जितनी बेटर होगी आपके जॉब के लिए उतना बेटर होगा। आप फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हो, आप जॉब करना चाह रहे हो, अपने एक्सपोजर को बढ़ाना चाह रहे हो, हमारा जो भी हम हैं एजुकेटर्स हमारे साथ और भी हैं, उन सबका इस मार्केट में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का है। और हम लोग अभी भी इसी इंडस्ट्री में वर्किंग है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो। और हालांकि अगर आप बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो और आपके पास एक अच्छा अमाउंट है और चाहते हो कि मैं उसको मैनेज करूं खुद से, तो आपको वो कोर्सेज लेना मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दिखेगा। आप खुद सीखोगे, आपको 8-10 साल लगेगा, आपको लॉसेस होंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो पहले ही लॉस कर चुका है, मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ को सीख चुका है, तो वो आपको उससे अच्छा एक्सपोज़र दे सकता है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर लगता है कि ये चैनल यूज़फुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, या ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें जॉब की ज़रूरत है या उनके लिए जॉब हैंडी जो प्रोग्राम्स हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। तो वो आपकी डेमो क्लासेस भी देख सकते हो और साथ ही साथ हमारे साथ क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।